Hello students, this is your channel Ultimate Physics and it's a part 3 video for chapter Light Reflection and Refraction। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियोज़ में बात कर चुके थे कि लाइट क्या होती है और कैसे चलती है, कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। थोड़ा सा मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में बताया था जैसा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा डीप नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा डीप नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जल्दी से थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया हुआ था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्मूथ सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर से कोई इंसिडेंट रे आ रही है और इस पे लड़ी या स्ट्राइक की और ये इसी सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, इसे बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं आई आर। ये हो जाता है एंगल आई, ये हो जाता है एंगल आर। तो हमारा पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इस पॉइंट को P बोलते हैं, दूसरा इसको नॉर्मल बोलते हैं N को। और दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ये हो गया आपका जो रिकैप था, जो मैं पिछले 1-2 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर मैंने आपको बताया था मिरर्स के बारे में। फिर मैंने आपको क्या बताया था मिरर्स के बारे में? मिरर्स में बताया था वन साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग, वन साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज़ एन अदर साइड इज़ पॉलिश्ड, ठीक। ये आपको मैंने बताया हुआ था। फिर जो मिरर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा प्लेन मिरर, जो आपके घरों में यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है बच्चे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के बीच में भी क्या बैठता है बेटा? 2 टॉपिक्स होते हैं, सॉरी स्फेरिकल मिरर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बोलते हैं बेटा क्या? कॉनकेव, और एक हो जाता है बेटा क्या? कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? जो बल्जिंग इनवर्ड्स होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है। ये COC होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ था। ये पोल होता है, ये इसका COC होता है, ये पोल होता है, ठीक है, जो लाई करता है। इस चीज़ को मैंने एपर्चर, मैं जल्दी से आपको रिकैप दे रहा हूँ, आपको पिछला मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, बाकी आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। इस MN बोलते हैं, इसे एपर्चर बोलते हैं। इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ROC। इस डिस्टेंस को भी ROC ही बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, PA। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे PA बोलते हैं। इसकी आधी लेंथ को फोकल लेंथ भी बोलते हैं, इसकी आधे को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सारी टर्मिनोलॉजी थी, ठीक। बात समझ में आई? देखो मेरे क्लास में एक बच्चा था, है मतलब अभी भी, तो देवांश नाम है, उसने मुझसे पूछा 1-2 दिन पहले सवाल कि सर प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिएगा, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे ध्यान से, देखो थोड़ा सा डीप नॉलेज में चलेंगे प्लेन मिरर के। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। हालांकि आपको जब नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ने जाएंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जो होता है, देख लो ये प्लेन मिरर, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ प्लेन मिरर का, ये है प्लेन मिरर। उसने पूछा था तो मुझे लगा आप लोगों को भी बता देना चाहिए। ये है प्लेन मिरर, इसका मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, लैटरली इन्वर्ट होती है, लैटरली इन्वर्ट होती है बेटा, लैटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक। वर्चुअल, हाँ एक चीज़ और जान लो, वर्चुअल का मतलब होता है प्रतीत होना।
जहाँ पर लाइट, जैसे मान लो आप अगर फिज़िक्स की बुक देखते हैं या किसी भी बुक में देखते हैं, अगर वहाँ पे डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, तो उसे बोलते हैं बेटा वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा 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 जो है वो इरेक्ट आता है, ऑलवेज, ऑलवेज। समझे नहीं सही? समझे? लैटरली इन्वर्ट होती है, लैटरली इन्वर्ट होती है। अच्छा, वर्चुअल जहाँ पे डॉटेड होता है, जहाँ पे लगता है कि लाइट मीट कर रही है, लगता है मीट कर रही है। और रियल का मतलब होता है जहाँ पे सीधी लाइन है, जहाँ सचमुच में लाइट मीट करती है, लाइट या रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, तो उसे बोलते थे रियल। जैसे अगर मैं दो लाइनों को सीधे ऐसे मीट करा दूं तो ये रियल बनेगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे करके मीट कराऊं, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल है। बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको वर्चुअल और रियल के बारे में जैसे जैसे रे डायग्राम हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लेन मिरर बनता कैसे बेटा? प्लेन मिरर बहुत सिंपल सी बात है, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं मिरर्स को, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये बनता है मर्क्यूरी प्लस टिन के कॉम्बिनेशन से, और इसको फिर ठोस करने के लिए ना हम रेड आयरन ऑक्साइड को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? रेड आयरन ऑक्साइड को भी मिलाते हैं, जानते रहिएगा, ठोस करने के लिए मर्क्यूरी प्लस टिन और प्लस रेड आयरन ऑक्साइड को। क्यों? पहले क्या होता है ना कि जो ग्लास होता है, क्यों मिलाते हैं? ये Hg का मतलब मर्क्यूरी होता है, टिन मतलब एसन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था बच्चे कि जब आप पुराने कांच को देखेंगे तो वो नीचे से मोटा हो जाता था, ऊपर पतला हो जाता था। क्यों? क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड होता था ग्लास से ही मिरर बनता है हालांकि। तो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है कि बहुत पहले बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माया जाता है, फिर एकदम इसको मतलब एकदम लिक्विड बनाया जाता है, फिर इसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज़ किया जाता है कि ये जम जाए। और ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जम जाए। और फिर जब इसका यूज़ करते थे, पर ये तो लिक्विड ही था, तो इसकी टेंडेंसी थी फ्लो करने की, नीचे आने की टेंडेंसी रखता था कि नीचे बह जाएगा। इसीलिए आप कभी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो ऊपर का, या बहुत पुराने कांच को देखेंगे तो ऊपर पतला होता है लेकिन नीचे उसकी थिकनेस मोटी हो जाती है, क्योंकि टेंडेंसी थी उसकी बहने की। फिर हमने क्या किया, उसमें रेड आयरन ऑक्साइड मिलाया, इम्प्योरिटी मिलाई और उसको ठोस कर लिया। जैसे कि हम लोग जानते हो क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोना, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, वो हमेशा मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, तो आप पहन तो सकते नहीं हैं मोल्टन स्टेट में किसी सोने को, तो हम उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं बेटा। क्या मिलाते हैं? इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, वो ठोस बनता है, इसको हम पहन के जल सकते हैं, या उसका अपना जो भी आप लोग बनवाते हैं, आप लोग पेरेंट्स जानते होंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें बात हो गई। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहता है, रियल के साथ हमेशा क्या रहता है? इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं ऑलवेज क्या बनाता है बेटा? इमेज ऑलवेज जो होती है वो क्या होती है बेटा? वर्चुअल होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लैटरली इन्वर्ट होती है। ऑब्जेक्ट से जितनी दूर इमेज होता है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, और इमेज भी जो होती है मिरर से उतनी ही दूर बनती है, ठीक है बेटा। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था, बस एक छोटा सा रे डायग्राम भी बता देता हूँ आपको कि कैसे बनता है, तो जान लीजिए। थोड़ा सा बता रहा हूँ प्लेन मिरर्स के बारे में, थोड़ा सा इसका रे डायग्राम अगर आप देखना चाहेंगे तो। अगर मैं, ये एक मिरर है मेरे पास, ये मान लीजिए क्या है, एक मिरर है, और मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी को मैंने u बोल दिया है, अभी आगे u आपको बताऊंगा। एक लाइट मैंने ऐसे भेज दी सीधे, तो ये सीधे वापस आ जाएगी। अभी मैं आपको जब लॉज पढ़ाऊंगा, रूल्स, तो ये बताऊंगा कैसे सीधे आ गई। और मैंने एक लाइट कुछ इस तरह भेज दी, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा। तो जो इमेज हमको वर्चुअल, देखो ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, बाकी सचमुच की लाइनें कहाँ जा रही हैं? उस तरफ जा रही हैं। ये मैंने हल्की सी इस पर डॉटेड लाइन बनाई है, और ये जो बनेगी आपकी, ये इमेज बनेगी। ये जो V होगी, V को इमेज बोलते हैं, ये आपकी इमेज बन रही है। तो इमेज जितने साइज़ की थी, देखिए उतनी ही साइज़ की इमेज बनी। जितनी दूर थी ऑब्जेक्ट से, उतनी ही दूर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जितनी दूर था मिरर से, ऑब्जेक्ट जितनी दूर था किससे? मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी मिरर से। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसमें एक टॉपिक होता है, एक और थोड़ा टॉपिक होता है कि when two plane mirror placed at an angle थीटा, अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पे रखे हों, ठीक है ना, अगर दो प्लेन मिरर किसी थीटा एंगल पे रखे हों तब नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी। जैसा अब इसका एग्जांपल कैसा, जैसे कि आप किसी सलून में जाते होंगे, सलून में मतलब बार्बर शॉप पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे एक मिरर आगे लगा होता है और एक मिरर पीछे लगा होता है। तो अगर आप उसमें नंबर ऑफ अपनी इमेज देखते हैं कि मैं कितनी बार दिख रहा हूँ उसमें, तो काफ़ी नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। तो उसी को बोलते हैं जब कोई प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पे रखा हो तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो इसमें से दो आंसर निकल के आते हैं, एक आता है बेटा इवन और एक आता है बेटा ऑड। एक निकल के आता है इवन और एक निकल के ऑड। अगर ऑड है तो आंसर ओके है, आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर इवन निकल के आ गया तो इवन में से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, इवन में से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तब जो आएगा रिजल्ट वही आपका नंबर ऑफ इमेज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ कि ये मान लो दो मिरर है, ये है मान लो मिरर M1, ये है मिरर क्या M2, ये एंगल थीटा है, थीटा बराबर 60 डिग्री रखा हुआ है। तो अब इसका नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, तो कहोगे सर n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60, तो आंसर आ जाएगा सर 6। तो 6 तो हो गया क्या आपका इवन नंबर, 6 तो हो गया क्या बेटा इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर है। तो आप क्या करेंगे, तो n में से क्या कर देंगे, n निकालेंगे, 6 में से एक माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे प्लेस कर दें, अगर दो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दे बेटा 90 डिग्री पे। ये मान लो मिरर M1 है, ये बेटा मान लो मिरर क्या है M2 है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तब आ जाएगा n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया बेटा 4। 4 भी इवन नंबर है, तो n इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 3। अब एक बार जल्दी से बार्बर वाला शॉप वाला ले लेते हैं हम लोग, बार्बर शॉप वाला ले लेते हैं एक बार एग्जांपल। तो इसको मिटाते हैं कि बार्बर का जो शॉप होता है जहाँ पे आप लोग सैलून में जाते हैं, तो उसमें एक मिरर इधर प्लेस करता है और दूसरा मिरर इधर प्लेस करता है, सामने रहता, और बीच में आप होते हैं, ये आप हो गए। तो ये मान लीजिए मिरर M1 है, ये मिरर क्या है बेटा M2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। जब भी कोई चीज़ पैरेलल होती है तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री, जब भी कोई चीज़ एंटी पैरेलल होती है तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 0। अगर 0 आ रहा है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, तो इसका मतलब इमेज जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, मतलब ढेर सारी इमेज बनेगी, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता दिया है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन सब आपको बता दिया था। अपर्चर बता दिया था। अपर्चर दो टाइप का होता है बेटा, लीनियर होता है, एंगुलर होता है, ठीक है, हाँ ना बोलिए, ठीक, लगभग मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे टॉपिक पे देखते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बता दिया था। प्लेन मिरर के बारे में चाहता था थोड़ा सा और डीप आप लोग जान लें, इसीलिए मैंने प्लेन मिरर के बारे में भी आपको थोड़ा सा और डीपली जानकारी दे दी है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, मैंने आपको वर्चुअल रियल के बारे में बता दिया है कि वर्चुअल का मतलब ये होता है कि लगता है यहाँ पर मीट करती है, लेकिन ऐसा लिटरली होता नहीं है। टर्मिनोलॉजी में आप लोग जान लीजिए, टर्मिनोलॉजी में क्या था मैंने बताया, फोकस होता है एक चीज़, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, लगभग बता दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इसके बेटा 3 ही 4 रूल्स हैं, बाकी ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कॉनकेव मिरर का होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा। ये पॉइंट पोल होता है, पोल से जाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये पोल होता है,
पोल से मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये हमेशा आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है बेटा? इमेजिनरी लाइन होती है। 1 मिनट में मैं जल्दी से इंक भर लूँ। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये हो गया। इधर हम लोग कॉनकेव का पढ़ेंगे, इधर हम लोग कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे। इधर हम लोग कॉनकेव और इधर बेटा रहेगा कॉन्वेक्स, इधर रहेगा बेटा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, अगर लाइट क्या गई है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी बेटा? फोकस से होके गुजरेगी। अब इसमें भी देख लीजिए कि ये पैरेलल इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ लेंगे हम हल्का पीछे। देखो, जैसे मैंने बताया हुआ था कि स्फेरिकल मिरर को अगर हम पार्ट में काटते हैं तो 2 मिरर बनता है ना। अगर हम इसको अंदर से पॉलिश कर दें, इसको बाहर से पॉलिश कर दें, तो ये बनता है कॉनकेव और ये बनता है बेटा कॉन्वेक्स। ये बनता है कॉन्वेक्स, ये होता है बेटा कॉनकेव। तो कॉनकेव का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है, पर कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो हमें ये, और वैसे भी डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो सारी लाइट यहाँ से लड़ेगी और कहाँ चली जाएगी बेटा? डाइवर्स हो जाएगी। जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया हुआ था, ये इसका हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। और अगर इसको मैच कराएंगे पीछे से, अगर इसको मैच कराएंगे पीछे से, तो ये लगभग देखो, ये डॉटेड लाइन है ना, तो इसका मतलब वर्चुअल, ये कहाँ से आ रही होगी? फोकस से। एक बात और जान लेना बेटा, कभी भी कोई भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो अगर तुम उसका नॉर्मल निकालोगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगा। कहाँ से होके गुजरेगा बेटू? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा डॉटेड लाइन जैसा नहीं बना रहा हूँ, हल्का सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हमेशा जाते रहना। ठीक है, ये पहला हो गया। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट IR का मतलब इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through फोकस। अभी बताएंगे फोकस, और भी इसके बारे में डीपली हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, फोकस क्या होता है, थ्रू फोकस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात, ये पहला लॉ हो गया। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना अगर समझ लिए हो तो ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अब की बार हम फिर वही बना रहे हैं। ये कॉनकेव है और ये बेटा क्या है? कॉन्वेक्स है। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब की बार लाइट को मैंने ना प्रिंसिपल फोकस से होके गुजारी। कहाँ से होके गुजारी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से होके। ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरी, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से ले जाएगी बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से ले जाएगी बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। सेम चीज़ यही है। इसका फोकस अगर हम सच में अगर देखा जाए तो इसका जो फोकस है वो कहाँ होगा? राइट हैंड साइड पे। अगर ये फोकस है, अगर ये पॉइंट फोकस है, तो लाइट कहाँ से आ रही है बेटा? फोकस से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर गुजर जाएगी बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर इन दोनों का अगर आप नॉर्मल निकालेंगे तो कहाँ से जाएगा मेरे बच्चे? हमेशा जान लो नॉर्मल जाएगा, वो कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर इसका भी निकालोगे बेटो, तो इसका भी अगर नॉर्मल निकालोगे बच्चे, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसको लिखेंगे व्हेन इंसिडेंट ट्रेवलिंग थ्रू फोकस
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes parallel through principal axis, passes through principal axis, ठीक है। ये दूसरा लॉ हो गया इसका, ठीक है, दूसरा रूल हो गया। अब एक तीसरा देख लेते हैं। 3 ही रूल हैं बेटा, 3 ही रूल हैं, ठीक है, 3 ही रूल हैं। passes through principal axis। अब एक बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को डाल देता हूँ। ये है कॉनकेव और ये है बेटा क्या, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का अगर रे डायग्राम बनाएं हम, ठीक है, तो अगर मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर लाइट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, लाइट जो है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट के वापस चली जाएगी। पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है लाइट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। सेम पाथ को क्या करेगी बेटा, फॉलो करेगी, सेम पाथ को बेटा फॉलो करेगी। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, बाद में इसका रीज़न बता देता हूँ। इफ़ लाइट traveling through COC, it retraces or follow the same path, after reflection। ऐसा क्यों सर ऐसा क्यों? देखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया हुआ था, तो मैंने कहा था कि लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है। अगर कोई लाइट नॉर्मली सीधा परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर पे फॉल होती है इस पॉइंट पे, तो इसका नॉर्मल भी कहाँ बनेगा, इसी पर बनेगा। अच्छा, नॉर्मल से जितने एंगल आई है उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी, तो एंगल रिफ्रैक्शन भी कहाँ होगा, ये अगर I इज इक्वल्स टू 90 है तो एंगल R इज इक्वल्स टू 90 होगा। और नॉर्मल आपको पता ही है नॉर्मल क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है। समझे कि नहीं समझे? तो बात समझ में आए? ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल 90 या ऑब्लिक इंसिडेंट, सॉरी उस साइड में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख भी रहा होगा तो इधर देख लीजिए। अगर ये मैं फ्रॉम द सरफेस से बता रहा हूँ, फ्रॉम सरफेस, ठीक है, अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है फ्रॉम नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। तो सेम यही बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींची गई कोई भी लाइन, हमेशा 90 डिग्री फॉल करती है किसी भी पॉइंट पर। रेडियस जो होगा हमेशा 90 डिग्री ही फॉल करेगा। क्या फॉल करेगा बेटा? 90 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। इतनी चीज़ समझ में आई? अब मैं थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और कल रे डायग्राम भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मिरर्स फार्मूला के बारे में भी जानेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन। तो चलिए इतना लिख लिए होंगे, ठीक। मिरर फार्मूला जान लीजिए सबसे पहले। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में मुझे पहले बताने का इंटेंशन ये है कि लगभग आप
लगभग आप ये जान जाएंगे कि देखो मिरर फॉर्मूला पढ़ाने का मतलब ये है कि हम इससे ये जान जाएंगे जो रे डायग्राम बनेगा उसका इमेज जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, इसलिए मैं आपके पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मिरर फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं हम लोग। मिरर्स फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे बेटा? मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला ये कहता है बच्चे कि 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अब ये है क्या सर? ये है क्या सर? ये f इज इक्वल टू फोकल लेंथ है। क्या है बेटा? फोकल लेंथ है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की दुगनी होती है। v क्या है सर? v होता है सर, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस होती है। यू क्या होता है सर? यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। समझे कि नहीं समझे? यही तीन चीज़ें हैं। सॉरी मिरर फार्मूला, ये लेंस फार्मूला है। प्लस लिखेंगे, मिरर्स फार्मूला में क्या लिखेंगे बेटा? प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस होता है, लेंस फार्मूला 1/v होता है, माइनस में होता है। इतनी ये समझ में आई? तो देखो अब इसमें साइन कन्वेंशन जानो। साइन कन्वेंशन, साइन बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये y डैश हो गई, और ये क्या हो गई बेटा? x डैश हो गई। और ये आपका क्या रखा हुआ है? कोई लेफ्ट हैंड साइड चलने वाली चीज़ें x एक्सिस में वो सारी होंगी नेगेटिव। किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? x एक्सिस की बात कर रहे हैं। किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? x एक्सिस की। राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें चलने वाली x एक्सिस में वो सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा? पॉजिटिव होंगी। ठीक, अब देखो ये था x एक्सिस में चलने के बाद। अगर y एक्सिस में अगर आप ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, क्या जा रहे हैं आप? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं, चाहे जिधर में, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, सब कुछ क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। सब कुछ क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड चलिए, आपका क्या होगा? सब पॉजिटिव होगा। नीचे अगर आप चल रहे हैं डाउनवर्ड, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा? नेगेटिव, चाहे राइट हैंड साइड पे और चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे? एक्स एक्सिस में चलना है, एक्स एक्सिस में चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें नेगेटिव। आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में 0 है, 0 से इधर सारी चीज़ें नेगेटिव, 0 से इधर सारी चीज़ें पॉजिटिव, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप इससे बच्चे घबराते बहुत है, लेकिन कुछ बात नहीं है इसमें। समझे कि नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात है, फिर से समझा देता हूँ मैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे चलने वाली सारी चीज़ें नेगेटिव होगी, राइट हैंड साइड पे सारी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस u और v की बात कर रहा हूँ, u और v की बात कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे u है तो नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे v है तो पॉजिटिव, या लेफ्ट हैंड साइड पे v है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे v है मतलब इमेज बन रही है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, चाहे जिधर पे भी हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हो चाहे राइट हैंड साइड पे, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब 2-3 चीज़ें जान लो जो होती ही होती हैं, 2-3 चीज़ जान लो जो होती ही होती हैं। वो क्या होती हैं? हमेशा जो u होगा, जो हमेशा u होगा, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ही लेंगे। आप सब क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव ही लेंगे। v जो होगा ये इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। और सारी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती है बेटा? पोल से। ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक क्वेश्चन मेरे मन में और भी आ रहा है कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना? इसको याद कर लेना, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है,
ठीक है। और फोकस भी जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अब सुन लो मेरी बात, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स की, मैंने आगे बताया था, और हमेशा कॉनकेव मिरर की क्या होगी बेटा, कॉनकेव मिरर की क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, समझे नहीं। और सभी डिस्टेंस नापी जाती हैं पोल से, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से सारी चीज़ें नापी जाती हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगी, इमेज की डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव में होगी या तो नेगेटिव में होगी, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सभी डिस्टेंस कहाँ पे से नापी जाती है बेटा, पोल से। सभी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती हैं बेटा, पोल से। अब एक टॉपिक आता है बेटा इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन, एक टॉपिक आता है बच्चे लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव हो गई तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा बाबू, हमेशा बेटा बाबू ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। अगर आप मिरर में खड़े होते हो, मिरर को एक्सेस मानते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, आप हमेशा कहाँ होते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे होते हो। कहाँ होते हो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर होते हो। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा हम लोग ना मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे बस, और आज के लिए समाप्त करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है मेरे बच्चे, होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा पॉजिटिव में होती है। एक बात और जान लो, यहीं पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा कहाँ रखी रहेगी, एक्स एक्सिस में रखी रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या रखी रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रे डायग्राम पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने का इंटेंशन बस इतना था कि हम लोग क्या कहते हैं, कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कौन सा रियल है, वो हम लोग इसी डायग्राम या इसी फॉर्मूले से ही जान जाएंगे। और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी पढ़ेंगे। इसके बारे में डीप डिस्कशन अभी और करेंगे कल के वीडियो में। अभी आज के लिए इतना ही रखे रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।